जी बच्चों, जो डिसऑर्डर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के थे उसमें से सबसे पहला डिसऑर्डर हम लोग डायबिटीज़ देख रहे हैं या हाइपरग्लाइसीमिया देख रहे हैं। और इस हाइपरग्लाइसीमिया को डायग्नोज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, सो हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़, इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो टेस्ट हैं उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लाइक सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट। क्या डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर कर सकते हो, उसकी मेजरमेंट कर सकते हो। और ये सबसे जो है वो आप कह लें कि पहली टाइप की जो है वो मॉनिटरिंग है, डायग्नोसिस है, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर दी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। अब ये जो डायरेक्ट मेजरमेंट है, इस डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए आप लोग समटाइम्स जो है या तो प्लाज्मा सैंपल को यूज़ करते हो और डिपस्टिक के थ्रू इसको चेक कर सकते हो, जो कि आपके पास एक क्वालिटेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। या फिर आप इसको क्वांटिटेटिवली भी देख सकते हो, लाइक आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें ग्लूकोमीटर भी आ जाता है, डिफरेंट एसेस हैं जिनके थ्रू आप ग्लूकोज की जो अमाउंट है उसको क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो। ठीक है, सो डायरेक्ट ग्लूकोज मेजरमेंट जिसमें आपने ब्लड ग्लूकोज को मेजर करना है, या फिर समटाइम्स आप इनडायरेक्टली ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेजर करते हो। लाइक ग्लूकोज को मेजर करने की बजाय आप कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को मेजर करते हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को प्लाज्मा सैंपल के अंदर चेक करते हो विच आर लिंक्ड विद दी हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन, या जो उन कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं जब आपकी प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और इसमें आपके पास एग्जांपल है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये आपके पास हीमोग्लोबिन की वो फॉर्म है जो कि प्रोड्यूस होगी इन केस ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है और यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट ग्लूकोज मेजरमेंट है। सो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ग्लूकोज मेजरमेंट की तरफ आते हैं कि अगर आप लोगों ने डायरेक्टली ब्लड सैंपल के अंदर ग्लूकोज को मेजर करना है तो उसके लिए कितनी किस्म के टेस्ट हैं और वो किस किस सिनेरियो के अंदर या किस किस प्रिंसिपल पे वो जो है वो आपको ग्लूकोज को मेजर करके देंगे। सो डायरेक्ट ग्लूकोज मेजरमेंट में आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है आपके पास रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज, रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। सेकंड आपके पास ऑप्शन है जिसमें आप लोग किसी फास्टिंग पर्सन का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेजर करते हो और उसको एक हेल्दी पर्सन के साथ कंपेयर करते हो। इन तीनों टेस्ट को भी हम देखते हैं कि इनमें नॉर्मल रिजल्ट्स क्या आने चाहिए और डायबिटीज़ इंडिविजुअल के अंदर किस किस्म के रिजल्ट्स आते हैं, यानी किस तरह से आप एक नॉर्मल और एक डायबिटिक इंडिविजुअल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन 3 डिफरेंट टेस्ट की बेसिस पे। तो सेकेंड टाइप है आपके पास फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, और थर्ड टेस्ट है आपके पास ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। ठीक है, सो ये 3 स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू आप किसी डायबिटिक पर्सन के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर कर सकते हो और उसको कंपेयर कर सकते हो। यानी ये टेस्ट जब भी आप परफॉर्म करते हो तो हमेशा आप उसको कंपेयर करोगे विद दी नॉर्मल सब्जेक्ट, और उसमें देखोगे कि नॉर्मल पर्सन में ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं और डायबिटिक में किस किस्म के आएंगे। ठीक है, तो अब इन 3 टेस्ट को हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में किस किस्म का सैंपल लिया जाएगा और उसमें कैसे रिजल्ट आते हैं।
इसी तरह से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर सैंपल किस फॉर्म में लिया जाएगा और किस तरह से आपके पास जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है आपके पास, दिस इज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। और इस फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के अंदर आप किसी ऐसे पर्सन को, लाइक जो भी आपके पास पर्सन है जिसका आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, उसको आपने फास्टिंग कंडीशन में लेना, यानी पेशेंट को आप ओवरनाइट जो है वो फास्टिंग कंडीशन में रखोगे और उसके बाद आप उसके ग्लूकोज को मेजर करोगे, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को मेजर करोगे। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के रिजल्ट कैसे आने चाहिए नॉर्मल पर्सन के अंदर और डायबिटिक पर्सन के अंदर। ठीक है, पहली बात जो यहाँ पे आपने माइंड में रखनी है वो ये कि इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में, तो फास्टिंग आपके पास मिनिमम 8 to 10 आवर्स तक होनी चाहिए, यानी इन ड्यूरेशन में किसी भी किस्म की फूड चाहे वो लिक्विड है वो भी इनटेक ना की हो। इस कंडीशन को आप कहोगे दिस इज फास्टिंग कंडीशन। तो फास्टिंग कंडीशन में नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप लोग, जैसे अभी रमज़ान में जब हम लोग फास्ट करते हैं, तो फास्टिंग की कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास ये आपकी बॉडी के अंदर सपोज प्लाज्मा है, और एक नॉर्मल सिनेरियो क्या है कि जब हम फास्टिंग कंडीशंस में होते हैं तो आपका ये जो ग्लूकोज लेवल है, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, ये ड्रॉप करना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपके सेल्स इस ग्लूकोज को कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हैं और उससे अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करते जा रहे हैं। ठीक है, सो बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में ये ग्लूकोज ऑटोमेटिकली यूज़ हो रहा है। 2 से 3 घंटे में ये ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाता है। बट इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए आपके लिवर के पास जो है वो कुछ रिजर्व्स प्रेजेंट हैं विच आर ग्लाइकोजन। सो फास्टिंग जब आप करते हो तो फास्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होना शुरू करता है, उस केस में ग्लाइकोजन ब्रेक होता है और ये ग्लाइकोजन क्या करता है, आपकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को वापस मेंटेन करता है और तकरीबन 6 to 8 आवर्स के लिए आपके सेल्स की एनर्जी नीड्स को पूरा कर देता है। ठीक है, अब इस टाइम इंटरवल के बाद आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स भी खत्म हो गए हैं और प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल भी ड्रॉप हो गए, यानी आपकी बॉडी में जिस जिस भी फॉर्म में ग्लूकोज प्रेजेंट था, चाहे वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में था या किसी और फॉर्म में प्रेजेंट था, वो सारे का सारा ग्लूकोज आप कंज्यूम कर रहे हो। इसका मतलब है कि फास्टिंग के थ्रू आपने अपनी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लूकोज के रिजर्व्स थे उन रिजर्व्स को क्या किया है, कंज्यूम कर लिया है, वो डिप्लीट हो चुके हैं। सो अब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 8 to 10 आवर्स के बाद जब आप मेजर करोगे तो वो बहुत कम होगी, बिकॉज किसी भी तरह से बॉडी के पास कोई भी ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। सो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर वो 100 से 120 mg पर डेसीलीटर, या फिर आप इसको मिली मोल पर लीटर में लो तो 5.6 to 5.7 मिली मोल पर लीटर होती है। ये नॉर्मल वैल्यूज है। ठीक है, सो ऑब्वियसली जब ये नॉर्मल पर्सन फास्टिंग कंडीशन में जाएगा तो फास्टिंग कंडीशन का क्या मतलब है कि इस केस में उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल की कंसंट्रेशन 5.6 मिलीमोल पर लीटर या 100 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बहुत कम होगी, बिकॉज जितना ग्लूकोज प्लाज्मा में था वो भी सेल्स कंज्यूम कर चुके हैं और जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर था उसको भी सेल कंज्यूम कर चुके हैं बिकॉज ऑफ द फास्टिंग कंडीशन। और अब जब तक आप फूड को इनटेक नहीं करोगे बॉडी में कहीं से भी ग्लूकोज नहीं आ सकता। ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन की जो है वो सिनेरियो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। बट डायबिटिक इंडिविजुअल्स में क्या होता है, डायबिटिक इंडिविजुअल्स के अंदर फास्टिंग का रिजल्ट क्या होगा ये हम देखते हैं। ये इंडिविजुअल आपका डायबिटिक है और जब आपने 8 to 10 आवर्स के लिए फास्टिंग कंडीशन में रखा है, सो सपोज इस केस में डायबिटीज की रीजन है एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन अवेलेबल नहीं है। सो होगा क्या कि आपके सेल्स इस ग्लूकोज को अपटेक करना चाहते हैं
बट इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर नहीं होगा। ठीक है, सो जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका ये जो ग्लूकोज है, प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन, वो एक्सीड ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपने नोटिस किया था कि आपके सेल्स ग्लूकोज को अपटेक कर रहे थे, उसे एनर्जी नीड्स के लिए कंज्यूम कर रहे थे, तो आफ्टर 2 to 3 आवर्स फास्टिंग कंडीशन में आपका प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कम हुआ और फिर ग्लाइकोजन के रिजर्व्स जो हैं वो क्या करना शुरू हुए, उन्होंने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया। बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि इवन 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग के बाद जब आप ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेजर करते हो तो अभी भी वो 7 मिलीमोल पर लीटर से हाई है। यानी इवन 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग के बाद भी जब आप ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मेजर करते हो तो वो एक नॉर्मल कंसंट्रेशन से क्या है, ज़्यादा है। हालांकि फास्टिंग के बाद आपकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल कंसंट्रेशन से बहुत कम रह जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ कि आप डायबिटिक पर्सन को जो है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बिकॉज 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग के बाद भी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन आपको बहुत हाई मिलेगी ऐसे पर्सन के। अब सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट की तरफ आते हैं जो कि रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे आपने, ज़रूरी नहीं है कि आपका पेशेंट जो है वो फास्टिंग कंडीशन में हो, बल्कि इस केस में आप रैंडमली सैंपल्स लेते हो। ठीक है, उसमें आप लोगों ने पहले से 8 to 10 आवर्स पहले बता दिया कि टेस्ट आफ्टर दिस टाइम होगा और उसमें आप लोग, आपकी जो कंडीशन है वो फास्टिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप रैंडमली सैंपल लेते हो और सैंपल मोस्टली फ्रीक्वेंट लिए जाते हैं। लाइक रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के अंदर नॉर्मली इसको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के साथ जो है वो मर्ज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि आप, सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे फास्टिंग कंडीशन में नहीं है और जो सैंपल आपने लेना है, सैम्पलिंग टाइम वहाँ पे वो 8 to 10 आवर्स का था और यहाँ पे जो आपका सैम्पलिंग टाइम है वो रैंडम है। यानी हो सकता है आपने एक सैंपल लिया, उसके बाद आप जो है वो आफ्टर 30 मिनट्स या आफ्टर 2 आवर्स, यानी कोई फिक्स्ड इंटरवल्स नहीं है, आप रैंडमली उस पेशेंट के सैंपल्स लेते हो, ब्लड सैंपल्स लेते हो, उनके ऊपर आप टेस्ट परफॉर्म करते हो और ईच टाइम आप उसका ग्लूकोज लेवल मेजर करते हो, वो आपको हाई मिलता है। ठीक है, इस तरह के टेस्ट को आप कहते हो रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। और ऐसे पर्सन के अंदर नॉर्मली जो सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स आपके पास जो नॉर्मली डायबिटिक इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं कि उनमें पोलीयूरिया यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसी तरह से थर्स्ट, ठीक है, फटीग, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि उनके अंदर भी रिपोर्टेड होंगे। और इस केस में जो आप रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करोगे, इसकी जो रेंज है वो हमेशा 11 मिलीमोल पर लीटर या उससे भी हाई होगी। ठीक है, सो इस केस में आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो इवन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल से भी ज़्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट जो है वो फास्टिंग कंडीशन में नहीं है, बल्कि रैंडमली आप उसका ग्लूकोज लेवल मेजर कर रहे हो, सो वो इवन फास्टिंग कंडीशन से भी ज़्यादा होगा। थर्ड इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा, इसमें हम लोग मर्ज करते हैं दोनों स्ट्रेटजीज को। लाइक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि इसमें आप पेशेंट को पहले फास्टिंग कंडीशन में रखते हो। लाइक अभी मैंने जो दो कंडीशंस आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं, उसमें से एक फास्टिंग कंडीशन थी और दूसरी कंडीशन थी जिसमें हम लोग रैंडमली ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, पहले तो आप वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो करोगे जो कि हम फास्टिंग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में कर रहे थे, कि यहाँ पे भी आपका जो सब्जेक्ट है, जो पेशेंट है, उसको आपने 8 to 10 आवर्स के लिए जो है वो फास्टिंग कंडीशन में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले आपके पास कौन सी कंडीशन होगी, फास्टिंग कंडीशन होगी। अब फास्टिंग कंडीशन के बाद हम लोग नॉर्मल पर्सन के अंदर तो देख चुके हैं कि एक पर्सन जब थैंक यू,
कि एक पर्सन जब नॉर्मल पर्सन फास्टिंग कंडीशन में होता है, तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुकी हूँ कि उस केस में उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। लाइक इसको अगर हम दोबारा यहाँ पे देखें तो एक नॉर्मल पर्सन है और उस नॉर्मल पर्सन को आपने 8 to 10 आवर्स के लिए फास्टिंग कंडीशन में रखा, तो ऑब्वियसली उसका प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। यानी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन थी 5.6 मिली मोल पर लीटर, अब वो आपके पास लेस देन, सपोज हम उसे 3 मिली मोल पर लीटर कह लेते हैं, ठीक है। यानी उसके अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, बिकॉज फास्टिंग के अंदर ये ग्लूकोज सेल्स क्या करते रहे हैं, कंज्यूम करते रहे हैं। ये एक नॉर्मल पर्सन के अंदर है। अब इसी पर्सन को अगर आप 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग के बाद कोई हाई ग्लूकोज कंटेनिंग लिक्विड इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं या उसे अलाउ करते हैं कि वो कंज्यूम करे ग्लूकोज को या ग्लूकोज कंटेनिंग कोई भी लिक्विड, सो जैसे ही ये ग्लूकोज को अपटेक करेगा, इस ग्लूकोज को अपटेक करने के बाद इसका जो प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। यानी वो वापस 5.6 मिली मोल पर लीटर में आ जाएगी। ये एक नॉर्मल पर्सन के अंदर है। जो हमारे पास ये टेस्ट है ना, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट को 8 to 10 आवर्स के लिए फास्टिंग पे रखते हैं। उस फास्टिंग के बाद आफ्टर 10 आवर्स क्या किया जाता है, उससे हाई ग्लूकोज डोज जो है वो इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि ये ओरली इसका इंटेक किया जाए, डेट्स वाई इसे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। सो ओरली वो ग्लूकोज की हाई डोज को क्या करता है, इंटेक करता है वो पर्सन आफ्टर 10 आवर्स। सो नॉर्मल पर्सन के अंदर हमने देख लिया कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे कि 10 आवर्स की फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ, बट आफ्टर 10 आवर्स जब उसने ग्लूकोज का इंटेक किया तो उसका प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। थोड़े टाइम के लिए एक्सीड होगा, लाइक हो सकता है कि 6 मिली मोल पर लीटर हो, लेकिन विद इन फ्यू आवर्स जो है ये नॉर्मल भी हो जाएगा, बिकॉज आपके सेल्स जो हैं वो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को प्लाज्मा में से पिक करके अपनी एनर्जी नीड्स को क्या करना शुरू कर देंगे, पूरा करना शुरू कर देंगे। सो ये वापस अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। सो थोड़े टाइम के लिए ये हाई होगा, लेकिन ये वापस नॉर्मलाइज हो सकता है। बट इसी कंडीशन को अगर आप किसी डायबिटिक इंडिविजुअल पे अप्लाई करो, तो डायबिटिक इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा, इसको हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसमें एक तो पहले से ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई था, ठीक है, बिकॉज सेल्स इस केस में ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले से ही हाई है। अब सेकेंड कंडीशन में जाते हैं, जब आपने 8 to 10 आवर्स के लिए इसे फास्टिंग में रखा, सो फास्टिंग का रिजल्ट इस इंडिविजुअल में क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा, बिकॉज फास्टिंग में भी ये ग्लूकोज कहीं पे कंज्यूम नहीं हो रहा, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, और जब फिर आप आफ्टर 10 आवर्स एक हाई ग्लूकोज की डोज उसका इंटेक करोगे, थैंक यू, मैंने पी लिया है। तो इस केस में जब आप हाई ग्लूकोज का इंटेक करोगे, तो इस हाई ग्लूकोज के इंटेक की वजह से आपका ये जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है इवन वो मज़ीद इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर आप दोनों तरह की स्ट्रेटजीज को कंबाइन करते हो, लेकिन जो आपके पास एक डायबिटिक इंडिविजुअल है उसमें दोनों सिनेरियोज के अंदर, चाहे वो फास्टिंग कंडीशन में है और फास्टिंग कंडीशन के बाद चाहे आपने उसमें ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ऐड की है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर उसका ग्लूकोज लेवल क्या होगा, हाई रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है उसमें ये फ्लक्चुएट करता रहता है, और किस तरह से फ्लक्चुएट करता है कि पहले डिक्रीज होगा, स्लाइटली इंक्रीज करेगा और उसके बाद वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो इस पैटर्न को आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो बाय यूजिंग अ ग्राफ दिस वन, कि ये एक नॉर्मल कर्व है आपके पास, और ये एक डायबिटिक इंडिविजुअल की जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको जब आप प्लॉट करते हो इंटरवल ऑफ टाइम या जितना ग्लूकोज आपने उसके अंदर इनटेक करवाया है उस बेस पे आप ये कर्व जब ड्रॉ करते हो, तो आपको ये पता चलता है कि नॉर्मल पैटर्न ये है कि फास्टिंग में आपकी कंसनट्रेशन सपोज 5.6 से ड्रॉप हुई, बट फास्टिंग के बाद जैसे ही उसने ग्लूकोज को इनटेक किया वो एक्सीड हुई, फिर वापस नॉर्मलाइज हो गई।
लेकिन इस केस में नॉर्मल फास्टिंग कंडीशन में भी कंसंट्रेशन नॉर्मल कंसंट्रेशन से हाई है, दिस इज नॉर्मल कंसंट्रेशन उससे हाई है। और इवन जब आप उसको ग्लूकोज उसमें ऐड करवाते हो, इनटेक करवाते हो उस पर्सन में, तब वो एक्सीड करती है और वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज रहती है, यानी ये कर्व वापस जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होगी बल्कि ये एलिवेट। ओके, सो डायरेक्ट ग्लूकोज मेजरमेंट की जो 3 स्ट्रेटजीज हैं वो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि डायबिटीज़ को मॉनिटर करने के लिए या इसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें से एक स्ट्रेटजी जो है वो डायरेक्टली ग्लूकोज की अमाउंट को मेजर करती है बाय वन ऑफ दीज 3 मैकेनिज्म्स, रैंडम, फास्टिंग या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और दूसरा जो आपके पास यहाँ पे क्राइटेरिया है, इसमें आप ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन या इसकी अमाउंट को मेजर करते हो। आल्दो ये इतना स्पेसिफिक या इतना सेंसिटिव रिजल्ट नहीं है, बिकॉज सम टाइम कुछ और रिएक्शंस के रिस्पॉन्स में भी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डायबिटिक इंडिविजुअल्स के अंदर या ऐसे पर्सनस के अंदर जहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया है, उन इंडिविजुअल्स के अंदर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज रिपोर्टेड है। इसलिए डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए इसको भी यूज़ किया जाता है इनडायरेक्टली, जिसके थ्रू आप डायबिटीज़ को क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो। सो लेट्स सी कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या है और ये किन कंडीशंस में प्रोड्यूस होती है। अब सेकंड जो स्ट्रेटजी है जिसमें हम लोग ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, दिस इज बाय ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन वी ऑल नो कि आपके पास जो है रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो कि ट्रांसफ़र करती है ऑक्सीजन को आपके डिफरेंट सेल्स तक। अब ये जो हीमोग्लोबिन है नॉर्मली ये ग्लाइकेटेड नहीं होती, ठीक है, बट अगर आपके प्लाज्मा के अंदर हाई कंसंट्रेशन में ग्लूकोज प्रेजेंट हो, ठीक है, उस हाई ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में यानी हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन की प्रेजेंस में आपकी ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें नॉन इंजामेटिकली कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज की अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली इस हीमोग्लोबिन को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपके पास एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है, बट अगर आपके पास ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को ऐड करवाते हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर और उसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करवाते हैं। बट अगर आपके पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत हाई है प्लाज्मा सैंपल के अंदर, तो इस हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन में आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम यानी नॉन एंजामेटिकली ग्लूकोज को अटैच करवाना शुरू कर देती है अपने स्ट्रक्चर में और कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसलिए इसको समटाइम्स प्रेफर किया जाता है, इसको एज अ डायग्नोस्टिक मार्कर कंसीडर किया जाता है कि अगर किसी पर्सन के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की ग्लाइकेटेड फॉर्म प्रेजेंट है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो दिस अमाउंट इज प्रोपोर्शनल टू दी ग्लूकोज कंसंट्रेशन। बट आल्दो ये आपके पास बिल्कुल अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं होंगे, बिकॉज समटाइम्स आपके पास जो है वो इंजाइम्स की प्रेजेंस में भी हीमोग्लोबिन की ग्लाइकेशन होती है, बेशक कम होती है लेकिन फिर भी आपके पास ये प्रोसेस जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में भी होता है, हमेशा डायबिटीज़ इंडिविजुअल्स में नहीं होता, ठीक है। लेकिन चूंकि कंसंट्रेशन इसकी डायबिटिक इंडिविजुअल्स के अंदर ज़्यादा होती है, नॉर्मल कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा एक्सीड नहीं करती, इसलिए अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो प्लाज्मा सैंपल के अंदर, तो तब ये एज एन इंडिकेशन या एज अ मार्कर इसको कंसीडर किया जाता है कि इस पर्सन के अंदर डायबिटीज़ के चांसेस हैं या ये डायबिटिक है, ठीक है। ये सेकेंड स्ट्रेटजी है जिसको प्रेफर किया जाता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। और इन दो टेस्ट के अलावा, ये जो दो टेस्ट मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज मेजरमेंट और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, इसके अलावा कुछ आपके पास अब ऐसे जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिसके थ्रू आप खुद से अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर कर सकते हो, उसको इवन नोट कर सकते हो कि एक दिन के डिफरेंट आप सेक्शंस में अगर डिवाइड कर लो,
इस टाइम पे आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल नोट किया। फिर सेकंड टाइप पे इवन जो पर्सन डायबिटिक्स भी हैं या जिनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एक्सीड हो रहा है या अर्ली स्टेजेस में अगर डायबिटीज़ उनके अंदर जो है वो आइडेंटिफाई हुई है, तो वो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद उस ग्लूकोज कंसनट्रेशन को देमसेल्व्स भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास यूज़ हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास जो है वो एक ग्लूकोमीटर है जो कि फिंगर प्रिकिंग के थ्रू, यानी आपकी फिंगर से एक स्मॉल अमाउंट में एक ड्रॉप सिंपल उनको ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है, उस ग्लूकोज से ब्लड रिक्वायर्ड होता है और उस ब्लड से वो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को मेजर करके आपको जो है वो डिस्प्ले कर देता है कि इस टाइम आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की इतनी कंसनट्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें आपके पास सिंपली ग्लूकोमीटर्स यूज हो सकते हैं जो कि फिंगर प्रिकिंग मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। इसी तरह से ग्लाइकोसूरिया हो सकता है जिसमें आप जो है वो यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस चेक करते हो बाय यूजिंग डिपस्टिक्स। ठीक है, कुछ स्ट्रिप्स आपके पास ऐसी होती हैं जिनमें यूरिन सैंपल के थ्रू आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास रेंज ऑफ ग्लूकोज जो है वो बताया जाता है, और उसमें यूरिन सैंपल के थ्रू इवन विद अ ड्रॉप आप डिटरमिन कर सकते हो कि आपके पास उस केस में कलर इंडिकेशन के थ्रू बिल्कुल उसी तरह से जैसे डिपस्टिक में था। ठीक है, कलर यहाँ पे जैसा प्रोड्यूस होगा ये कलर आपको साथ इंटेंसिटी के साथ बताएगा कि इस टाइम आपके जो यूरिन सैंपल है उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं। एंड वी ऑल नो कि जो यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस है ये भी डायबिटीज की एक तरह की इंडिकेशन है। ठीक है, थर्ड स्ट्रेटेजी आपके पास है कि आपकी अगर यूरिन या प्लाज्मा सैंपल के अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। कीटोन बॉडीज भी हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस की थी कि ये आपके पास तभी प्रोड्यूस होती हैं जब आपकी बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म शिफ्ट करती है कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी दूसरे फ्यूल पे। लाइक कार्बोहाइड्रेट की बजाय अगर फैट्स को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो इस केस में आपकी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और ये कीटोन बॉडीज अगर प्लाज्मा सैंपल में है तो इसका मतलब है कि आपके सेल्स कार्बोहाइड्रेट को यूज़ नहीं कर रहे बल्कि वो फैट को एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये किस कंडीशन में होगा, जब आपके पास या तो इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है या फिर इंसुलिन को सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उसी केस में आपके जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना छोड़ देंगे, और जब ये कार्बोहाइड्रेट का इंटेक नहीं करेंगे, अपने मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट कर लेंगे फैट्स के ऊपर, तो उस केस में आपकी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी। सो प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ आइदर इन प्लाज्मा और यूरिन, ये भी एक इंडिकेशन है कि इस केस में आपका जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, डायबिटिक है। इसको भी आप सिंपली उसी तरह से डिपस्टिक एनालिसिस के थ्रू क्वालिटेटिवली खुद से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आप इनको कह सकते हैं कि ये भी इनडायरेक्ट ग्लूकोज मेजरमेंट की कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। ठीक है, जो हमने अभी रिसेंटली जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पढ़े हैं उसके अलावा ये भी कुछ टेस्ट हैं जिनके थ्रू आप ग्लूकोज की अमाउंट को मेजर कर सकते हो ब्लड सैंपल के अंदर। डायरेक्ट ग्लूकोज मेजरमेंट के अलावा आप ग्लूकोज या कीटोन बॉडीज की यूरिन और प्लाज्मा सैंपल के अंदर प्रेजेंस, उसकी बेसिस पे भी डायबिटीज़ के रेट्स को या डायबिटीज़ की प्रेजेंस के एब्सेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।